इस वीडियो में हम मायोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया के बारे में समझेंगे जो विशेष प्रकार की कोशिकाओं में होती है जिन्हें जर्म सेल यानी जनन कोशिका कहा जाता है। और ये कोशिकाएं नर और मादा प्रजनन अंगों में पाई जाती हैं। मनुष्यों में नर प्रजनन अंग टेस्टिस यानी वृषण होते हैं और मादा प्रजनन अंग ओवरीज यानी अंडाशय होते हैं जहाँ ये जनन कोशिकाएं मौजूद होती हैं। ध्यान रहे कि जनन कोशिकाएं शरीर में एकमात्र ऐसी कोशिकाएं हैं जिनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। अब हम जानते हैं कि प्रत्येक सामान्य मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं जो 23 जोड़ी गुणसूत्रों के रूप में व्यवस्थित होते हैं। इसका मतलब प्रत्येक जनन कोशिका में भी 23 जोड़ी यानी कुल 46 गुणसूत्र होंगे। इस तरह की कोशिकाओं को जिनमें 23 जोड़ी यानी कुल 46 गुणसूत्र होते हैं इन्हें डिप्लॉयड सेल यानी द्विगुणित कोशिका कहा जाता है। और इन द्विगुणित कोशिकाओं का निर्माण लैंगिक प्रजनन के माध्यम से होता है, क्योंकि लैंगिक प्रजनन के अंत में नर और मादा युग्मक जो कि हैप्लॉइड या अगुणित होते हैं ये संलयित होकर जाइगोट यानी कि युग्मनज बनाते हैं जो द्विगुणित होता है। अब आपके मन में प्रश्न हो सकता है कि द्विगुणित कोशिकाओं का निर्माण करने वाली हैप्लॉइड यानी अगुणित कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। तो ये अगुणित कोशिकाएं मायोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया द्वारा निर्मित होती हैं, जिसके बारे में हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। इस प्रक्रिया में 46 गुणसूत्रों वाली द्विगुणित जनन कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे 23 गुणसूत्रों वाली 4 हैप्लॉइड यानी अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में गुणसूत्रों के ये 2 अतिरिक्त सेट कैसे बनते हैं? क्योंकि यदि जनन कोशिका में कुल 46 गुणसूत्र हैं तो इस कोशिका के विभाजन से 23 गुणसूत्रों वाली केवल 2 अगुणित कोशिकाएं बननी चाहिए, जबकि यहाँ ऐसी 4 अगुणित कोशिकाएं बन रही हैं। इसलिए प्रश्न उठता है कि इस प्रक्रिया में गुणसूत्रों के ये 2 अतिरिक्त सेट कैसे बनते हैं। इस बारे में हम बस थोड़ी ही देर में समझेंगे। अब चूंकि अर्धसूत्री विभाजन एक जटिल प्रक्रिया है, इसलिए इसे 2 चरणों में बांटा गया है, अर्धसूत्री विभाजन 1 और अर्धसूत्री विभाजन 2। इस वीडियो में हम अर्धसूत्री विभाजन 1 के बारे में समझेंगे। अर्धसूत्री विभाजन 2 पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अर्धसूत्री विभाजन 1 के चरणों को समझने से पहले याद कीजिए कि इंटरफेस यानी अंतरावस्था में कोशिका कैसी दिखाई देती है। अंतरावस्था में डीएनए क्रोमैटिन के रूप में मौजूद होता है। प्रत्येक कोशिका में एक सेंट्रोसोम यानी तारक काय मौजूद होता है जो 2 सेंट्रियोल्स यानी 2 तारक केंद्रों से बना होता है। केंद्रक आवरण झिल्ली अभी भी बरकरार रहती है और अभी तक कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन शुरू नहीं हुआ होता है। अब कोशिका का विभाजन होने से पहले, चाहे वह समसूत्री विभाजन हो या अर्धसूत्री विभाजन हो, कोशिका को अपने डीएनए का द्विगुणन करना पड़ता है और यह कार्य कोशिका चक्र की एस प्रावस्था में होता है। इस प्रकार एस प्रावस्था के अंत तक आते आते कोशिका में डीएनए और सेंट्रोसोम इन दोनों का द्विगुणन हो चुका होता है। जैसे यदि ये टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं क्रोमैटिन हैं तो यहाँ इस तरह की प्रत्येक रेखा की संख्या 2 है, जिसका मतलब है कि ये द्विगुणित क्रोमैटिन है। और इससे हमें इस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है कि अर्धसूत्री विभाजन के अंत में 23 गुणसूत्रों वाली 4 अगुणित कोशिकाएं कैसे बनती हैं। यानी इसके लिए पैतृक कोशिका का डीएनए अपनी प्रतिकृति बनाता है, उसका द्विगुणन हो जाता है। कोशिका के डीएनए का द्विगुणन होने के बाद अब कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन प्रोफेज 1 यानी पूर्वावस्था 1 से शुरू होता है, जिसके बाद मेटाफेज 1 यानी मध्यावस्था 1 आती है, फिर एनाफेज 1 यानी पश्चावस्था 1 आती है और अंत में टेलोफेज 1 यानी अंत्यावस्था 1 आती है। और अंत्यावस्था के बाद साइटोकाइनेसिस यानी कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। अब चूंकि ये चरण अर्धसूत्री विभाजन 1 का हिस्सा है, इसलिए इनके नाम के आगे भी संख्या 1 को रखा गया है, जैसे पूर्वावस्था 1, मध्यावस्था 1 इत्यादि। इनमें सबसे पहला चरण प्रोफेज 1 यानी पूर्वावस्था 1 है, जो कि काफ़ी लंबा चरण होता है और इसलिए इसे कई उपचरणों में बांटा गया है। ये उपचरण है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस। इनमें से जब लेप्टोटीन चरण शुरू होता है तो क्रोमैटिन संघनित होने लगता है, जिससे गुणसूत्र बनने लगते हैं।
लेप्टोटीन चरण के अंत तक आते आते क्रोमैटिन पूरी तरह से संघनित हो चुका होता है और गुणसूत्र स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं, और इनमें से प्रत्येक गुणसूत्र दो संतति अर्ध गुणसूत्रों से बना होता है। चूंकि इस समय तक डीएनए का द्विगुणन हो चुका होता है, इसलिए प्रत्येक गुणसूत्र में दो संतति अर्ध गुणसूत्र होते हैं जो सेंट्रोमियर यानी गुणसूत्र बिंदु पर जुड़े रहते हैं। इसी तरह सेंट्रोसोम, जो पहले कोशिका में एक दूसरे के निकट थे, वे अब कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। अगले चरण यानी जाइगोटीन में समजात गुणसूत्रों के युग्म बनने शुरू हो जाते हैं। अब आप जानते होंगे कि समजात गुणसूत्र वे गुणसूत्र होते हैं जिनमें किसी समान लक्षण को अभिव्यक्त करने वाले जीन यानी अलील एक समान स्थानों पर होते हैं, और ये गुणसूत्र लगभग एक ही आकार के होते हैं और इनमें से एक पिता से जबकि दूसरा माता से आनुवंशिक रूप से प्राप्त होता है। जैसे यदि यह हरे रंग से दर्शाया गया गुणसूत्र पिता से प्राप्त हुआ है और यह गुलाबी रंग से दर्शाया गया गुणसूत्र माता से प्राप्त हुआ है, तो ये दोनों समजात गुणसूत्र होंगे। इस प्रकार जाइगोटीन चरण शुरू होने पर समजात गुणसूत्रों के युग्म बनने लगते हैं और जाइगोटीन चरण के अंत तक आते आते गुणसूत्रों के ये युग्म पूरी तरह से बन चुके होते हैं और इन युग्मों को टेट्रेड या चतुष्क कहा जाता है। चूंकि ऐसे प्रत्येक युग्म में 4 अर्ध गुणसूत्र होते हैं, इसलिए इन्हें चतुष्क कहा जाता है। लेकिन ये चतुष्क क्यों बनते हैं? तो इसका कारण यह है कि जाइगोटीन के बाद आने वाले चरण में यानी पैकेटीन चरण में क्रोमोसोमल क्रॉसिंग ओवर या गुणसूत्र विनिमय होता है, जिसे क्रोमोसोमल रिकॉम्बिनेशन भी कहा जाता है, और इस प्रक्रिया के ठीक से संपन्न होने के लिए ये चतुष्क आवश्यक होते हैं। यह प्रक्रिया कैसे होती है, चलिए संक्षेप में समझते हैं। तो लेप्टोटीन चरण में क्रोमैटिन के संघनित होने से जो गुणसूत्र बनते हैं उनमें 2 प्रकार के अर्ध गुणसूत्र होते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड यानी संतति अर्ध गुणसूत्र और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड यानी असंतति अर्ध गुणसूत्र। अब इनमें क्या अंतर होता है, यह समझने के लिए याद रखें कि किसी एक गुणसूत्र को बनाने वाले दोनों अर्ध गुणसूत्र संतति अर्ध गुणसूत्र कहलाते हैं। यानी यदि वे एक ही पैतृक गुणसूत्र के भाग हैं तो उन्हें संतति अर्ध गुणसूत्र कहा जाता है, और यदि वे असमान पैतृक गुणसूत्रों के भाग हैं तो उन्हें असंतति अर्ध गुणसूत्र कहा जाता है। जैसे हरे रंग के इस गुणसूत्र को बनाने वाले दोनों अर्ध गुणसूत्र संतति गुणसूत्र हैं, जबकि एक हरा अर्ध गुणसूत्र और एक गुलाबी अर्ध गुणसूत्र मिलकर असंतति अर्ध गुणसूत्र कहलाएंगे। हालांकि ये असंतति अर्ध गुणसूत्र समजात गुणसूत्रों के युग्म का भाग होते हैं, लेकिन ये एक ही पैतृक गुणसूत्र का भाग नहीं होते हैं। इसका मतलब असंतति अर्ध गुणसूत्रों में से एक अर्ध गुणसूत्र पिता से मिले गुणसूत्र का भाग होता है और दूसरा अर्ध गुणसूत्र माता से मिले गुणसूत्र का भाग होता है। अब जाइगोटीन चरण में जब समजात गुणसूत्रों के युग्म बन जाते हैं और टेट्रेड या चतुष्क का निर्माण हो जाता है, तब इन्हीं असंतति अर्ध गुणसूत्रों के बीच क्रॉसिंग ओवर या पुनर्योजन होता है, जिसका मतलब है इनके बीच जीनों का आदान प्रदान होता है। यदि आप गुणसूत्र पुनर्योजन के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो इसे हमने एक अन्य वीडियो में विस्तार से समझाया है, जिसे आप देख सकते हैं। पैकेटीन चरण के अंत तक गुणसूत्र पुनर्योजन पूर्ण हो जाता है, इसलिए जब डिप्लोटीन चरण शुरू होता है तो यह टेट्रेड या चतुष्क, जिसे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, यह विघटित होना शुरू हो जाता है। इस दौरान चतुष्क के समजात गुणसूत्र केवल विनिमय बिंदु पर यानी पुनर्योजन स्थलों पर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और अन्य स्थलों पर वे एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। इन विनिमय बिंदुओं पर एक्स आकार की संरचना बनती है, जिसे काइज़मेटा कहा जाता है। इसका मतलब काइज़मेटा ही वह स्थान होता है जहां पर 2 असंतति अर्ध गुणसूत्रों के बीच जीनों का विनिमय होता है। इस प्रकार डिप्लोटीन चरण में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का विघटन हो जाता है और इस चरण के समाप्त होने पर डायकाइनेसिस शुरू होता है, जो अर्धसूत्री पूर्वावस्था 1 का अंतिम चरण होता है। इस चरण में काइज़मेटा का अंत होने लगता है और समजात गुणसूत्र अलग होने लगते हैं। यहाँ आप पुनर्योजन के बाद गुणसूत्रों में हुए परिवर्तन को देख सकते हैं। जैसे आरंभ में यह गुणसूत्र पूरी तरह से हरा था, लेकिन अब इसमें गुलाबी गुणसूत्र के कुछ हिस्से जुड़ गए हैं। इसी तरह आरंभ में यह गुणसूत्र पूरी तरह से गुलाबी था, लेकिन अब इसमें हरे गुणसूत्र के कुछ हिस्से जुड़ गए हैं। डायकाइनेसिस के अंत तक काइज़मेटा समाप्त हो जाता है
और समजात गुणसूत्रों को अलग होने में मदद करने के लिए सेंट्रोसोम पूरी तरह से कोशिका के विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं और उनसे सूक्ष्म नलिकाएं निकलने लगती हैं। डायकाइनेसिस के अंत तक केंद्रक आवरण झिल्ली भी विघटित हो जाती है और इसके बाद कोशिका अर्धसूत्री मध्यावस्था एक चरण में पहुंच जाती है। अर्धसूत्री मध्यावस्था एक में समजात गुणसूत्र कोशिका के केंद्र में एक तल पर व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसे मेटाफेस प्लेट या मध्यावस्था पट्टिका कहा जाता है। इस दौरान सेंट्रोसोम से निकलने वाली सूक्ष्म नलिकाएं प्रत्येक समजात गुणसूत्र के काइनेटोकोर या गुणसूत्र बिंदु से जुड़ जाती हैं और उन्हें अलग करना शुरू कर देती हैं। अर्धसूत्री पश्चावस्था एक तक ये समजात गुणसूत्र पूरी तरह से अलग हो जाते हैं। हालांकि संतति अर्ध गुणसूत्र अभी भी काइनेटोकोर या गुणसूत्र बिंदु पर जुड़े रहते हैं। जैसे यहाँ दोनों संतति अर्ध गुणसूत्र काइनेटोकोर से जुड़े हुए हैं, इसी तरह यहाँ भी संतति अर्ध गुणसूत्र काइनेटोकोर से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये समजात गुणसूत्र अलग हो गए हैं। अर्धसूत्री पश्चावस्था एक के बाद अर्धसूत्री अंत्यावस्था एक चरण आता है। इस चरण में समजात गुणसूत्रों के चारों ओर, जो पहले ही पूरी तरह से अलग हो चुके होते हैं, इनके चारों ओर केंद्रक आवरण झिल्ली फिर से बनने लगती है और साइटोकाइनेसिस यानी कोशिका द्रव्य विभाजन शुरू हो जाता है। कोशिका द्रव्य विभाजन के साथ ही दो संतति कोशिकाएं पूरी तरह से बन जाती हैं और प्रत्येक संतति कोशिका में समजात गुणसूत्रों का एक युग्म होता है। लेकिन ध्यान रहे कि सूत्री विभाजन के विपरीत इस अवस्था में क्रोमैटिन का फिर से निर्माण करने के लिए गुणसूत्र पूरी तरह से बिखरते नहीं हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें अभी भी अर्धसूत्री विभाजन 2 से गुजरना होता है, यानी अभी भी एक पूरा चरण शेष होता है। इसलिए गुणसूत्रों का केवल आंशिक छितराव होता है, वे पूरी तरह से नहीं बिखरते हैं, और जब तक अर्धसूत्री विभाजन 2 आरंभ होता है तब तक वे फिर से पूरी तरह से संघनित हो जाते हैं। इस प्रकार यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन 1 समाप्त हो जाता है और इसके बाद अर्धसूत्री विभाजन 2 शुरू होता है, जिसके बारे में हम अपने अगले वीडियो में समझेंगे।